फंक्शन एक प्रकार का क्या है, रिलेशन है फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है, ठीक है। और एक क्या है, ये एक प्रकार का मैपिंग भी है कि नहीं। फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन भी होगा, मैपिंग भी होगा, और क्या होने वाला है, एक रूल भी होने वाला है कि नहीं। फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, एक रिलेशन भी हो सकता है, एक मैपिंग भी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, रूल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करते हो f(a) to b, तो ये एक प्रकार का क्या है, रिलेशन ही है ना। a और b में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, या क्या बता रहा है कि ये जो एक f जो मेरा फंक्शन है किस रूल के थ्रू चल रहा है कि नहीं, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। जैसे आपने लिखा y=x, ठीक है। y= अगर हमने कोई एक फंक्शन लिखा तो ये एक प्रकार का क्या है, रिलेशन बता रहा है। y और x में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि नहीं। और जैसे ही हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकलेगी, है कि नहीं। जैसे अगर x= आप 1 ले रहे हो, x=1, उससे करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, y=1, x=2, तो y= क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यानी ये जो मेरा फंक्शन है किसी एक रूल के थ्रू चल रहा है कि नहीं। यानी ये जो मेरे फंक्शन होते हैं वो रिलेशन भी होंगे, मैपिंग भी होंगे, और क्या होंगे, रूल भी होंगे, तीनों हो सकते हैं, ठीक है। किसी एक रूल के थ्रू चल रहा है, या कोई एक रिलेशन बता रहा है, या एक मैपिंग है। जैसे मैपिंग में हमने क्या बताया था, अगर y=x का मैपिंग बनाना है तो हमने क्या किया था, यहाँ पर 1, 2 और 3, अगर ये नंबर हमने लिया है ए सेट में तो इसके करस्पॉन्डिंग y क्या मिलने वाला है, 1, 2, 3, है कि नहीं। तो यानी ये क्या हुआ, ये इस फंक्शन का क्या हुआ, मैपिंग डायग्राम हुआ, ठीक है। क्या हुआ, मैपिंग डायग्राम हुआ। यानी आप कह सकते हो कि फंक्शन एक रिलेशन भी है, फंक्शन एक मैपिंग भी है, और फंक्शन एक रूल भी है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था क्या, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हमने क्या बताया था कि अगर अगर x² है, ठीक है, अगर y=x² कोई एक फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें क्या करते थे आप, ग्राफ ड्रॉ करते थे। तो इसका ग्राफ बताओ क्या होने वाला है, किसके सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक, यानी इस तरफ बनने वाला है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि आप जो ग्राफ बना रहे हो उस पर क्या करना है, हमें एक वर्टिकल लाइन लेना है ना। अब जैसे ही अगर लाइन इस पर ड्रॉ कर रहे हो तो आप देखो जो लाइन है, वो जो लाइन इस ग्राफ को जो कट कर रहा है, क्या किसी एक पॉइंट पर कट कर रहा है कि नहीं। यहाँ कट किया, अगर यहाँ हमने वर्टिकल लाइन लिया तो यहाँ कट किया है, यानी 2 पॉइंट पर ये कट नहीं कर रहा है, किसी एक पॉइंट पर ही कट कर रहा है। इसलिए ये जो मेरा ग्राफ बना है ये मेरा क्या होने वाला है, फंक्शन होने वाला है कि नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हमने यही बताया था ना कि बेसिकली इसमें क्या करते हैं, किसी फंक्शन का हम ग्राफ, ये एक प्रकार का अभी फंक्शन नहीं है, ठीक है, अभी एक प्रकार का क्या है, ये एक रिलेशन है, ठीक है। क्या है, अभी ये एक प्रकार का अभी रिलेशन है कि नहीं। ये अभी मेरा एक रिलेशन बता रहा है, y=x² में क्या बता रहा है, मेरा रिलेशन बता रहा है, ठीक है। जैसे ही इस रिलेशन का हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, अभी बेसिकली ये क्या है, अभी एक प्रकार से आप देखो तो ये अभी फंक्शन नहीं बना है, ठीक है। अभी ये क्या है, एक रिलेशन है। अभी इस रिलेशन का हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया उसके बाद फिर हमें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन लेना है। अब जैसे ही हमने वर्टिकल लाइन लिया तो इसमें हमें देखना होगा कि ये जो हमने वर्टिकल लाइन ले रहे हैं वो पॉइंट, ये जो वर्टिकल लाइन है इस ग्राफ को किसी एक पॉइंट पर काट रहा है या 2 पॉइंट पर, या 2 से ज़्यादा, एक पॉइंट पर कट कर रहा है,
एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसीलिए जो रिलेशन है वो मेरा क्या होगा, फंक्शन बनने वाला है। इसके जस्ट पहले हमने बताया था कि जो हम y² प्लस x² इक्वल टू 1, ये एक प्रकार का क्या है मेरा, अभी ये रिलेशन है, ठीक है, अभी ये क्या है, रिलेशन है। अब ये रिलेशन मेरा फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हमें चेक करना था। तो पहले इस फंक्शन, इस रिलेशन का हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये क्या बनने वाला है, सर्किल। जैसे ही ये सर्किल बना, अब ये सर्किल ये जो बना है इस रिलेशन के लिए बना है, ना कि फंक्शन के लिए अभी बना है, ठीक है। ये जो आपने ये सर्किल ड्रॉ किया है, जो ग्राफ ड्रॉ किया है, इस रिलेशन का ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, ना कि ये फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट हम लगाएंगे, तो उसमें क्या करना है, हमें कोई भी एक वर्टिकल लाइन ले लेना है। तो आप देखो ये जो वर्टिकल लाइन है, कोई भी एक वर्टिकल लाइन है, इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 2 पॉइंट पर कट कर रही है। यानी ये जो मेरा रिलेशन है, ये क्या है, फंक्शन नहीं होने वाला है, ये मेरा क्या है, नॉट फंक्शन, ठीक है। ये क्या होने वाला है, नॉट फंक्शन होने वाला है। ये एक प्रकार का बेसिकली क्या होता है, इक्वेशन है, किसका, सर्किल का इक्वेशन है। या आप कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन है एक प्रकार का क्या है, रिलेशन है, लेकिन आप इसको क्या कह सकते हो कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया था, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन में क्या हमने बताया था, कितने प्रकार के टाइप ऑफ फंक्शन हो रहे थे। पहला क्या हो रहा था, 1 1, दूसरा चलो ऑन टू लिख दे, ये नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन। तीसरा क्या था, मेनी वन फंक्शन। चौथा क्या था, इनटू फंक्शन। पांचवा क्या था, 1 1 इंटू फंक्शन, ठीक है। 1 1 इंटू फंक्शन, या 1 1 और क्या हो सकता है, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं, 1 1 ऑन टू फंक्शन। और एक क्या बचा है, 2 बचा है ना, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। और 8वां मेनी यहाँ दोनों हमने इंटू यहाँ लिख दिया, अच्छा ऑन टू लिख दिया, हाँ ठीक है। ये बेसिकली ये फंक्शन के टाइप हुए हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो फंक्शन के टाइप हुए, इसको हमने बताया था क्या, एरो डायग्राम पे सभी को हमने बताया था कि कब फंक्शन मेरा क्या होने वाला है, 1 1 फंक्शन होने वाला है, कब मेरा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, कब मेरा फंक्शन मेनी वन फंक्शन होने वाला है, कब इनटू फंक्शन होने वाला है, कब 1 1 इनटू फंक्शन होगा, कब 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। कल इसको बेसिकली हमने क्या बताया था, एरो डायग्राम से बताया था, एरो डायग्राम से इसको बताया गया था। तो अब हमको क्या करना है इसमें, अब आपको मैथमेटिकली व्यू से देखना है ये फंक्शन कब मेरा 1 1 होगा या ऑन टू फंक्शन होने वाला है, ठीक है। कैसे आप पहचानोगे कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन 1 1 होने वाला है या ऑन टू होने वाला है, विदाउट क्या, विदाउट एरो डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे।
अब आप देखो वन वन फंक्शन, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन अगर f a टू अगर b अगर कोई भी फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर a से b अगर डिफाइंड है तो ये फंक्शन कब वन वन होने वाला है, किस केस में ये फंक्शन वन वन होने वाला है, ठीक है। अगर इसमें आप मानते हो लेट x1 और x2 एलिमेंट ऑफ a, ठीक है, अगर x1 और x2 एलिमेंट ऑफ a है, ठीक है, देन f(x1) इक्वल टू अगर f(x2) है, क्या है, अगर f(x1) इक्वल टू अगर f(x2) है तो इम्प्लाइड है क्या कह रहा है कि x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, ठीक है। ये एक कंडीशन है। अगर कोई भी फंक्शन अगर वन वन हो रहा है तो कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट ले रहे हो, उस पॉइंट पर आप फंक्शनल वैल्यू ले लो। तो हमने ये कंडीशन लिया है, क्या कंडीशन लिया है कि f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है। जब अगर हमने ये कंडीशन लिया है f(x1) इक्वल टू f(x2) तो ये हमें मिलना चाहिए, ठीक है, तभी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। इसका दूसरा कंडीशन क्या है, इसका दूसरा एक कंडीशन क्या होता है कि अगर इफ़ x1 इक्वल टू नॉट x2 तो इम्प्लाई दैट क्या होना चाहिए, f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2), ठीक है। ये एक कंडीशन ये होता है, या तो इस कंडीशन को अप्लाई करो या तो इस कंडीशन को, ठीक है। कोई भी फंक्शन कब वन वन होगा, जब अगर कोई भी दो पॉइंट आप ले रहे हो उसकी डोमेन से और आप दिखा रहे हो कि उसकी फंक्शनल वैल्यू भी क्या हो रही है, बराबर हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों फंक्शन बराबर हो रहा है, फंक्शनल वैल्यू अगर बराबर हो रहा है तो वो दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए, है कि नहीं। अगर ये फंक्शनल वैल्यू क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो पॉइंट आप ले रहे हो वो दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉइंट पर आपको दो उस फंक्शन के क्या मिलने वाले हैं। आपको बताया गया था ना एरो डायग्राम से, क्या बताया था, ऐसे आपने बनाया था, यानी प्रत्येक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए हमें एक अलग एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए बी में, है कि नहीं। इस सेट अगर कोई सेट ए है और ये बी है तो इसकी कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए बी में, है कि नहीं। तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वन वन कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना कि अगर आप यहाँ इसको ऐसे कर दो, ये फंक्शन होगा, ये वन वन फंक्शन होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए कहा गया कि अगर कोई भी फंक्शन अगर वन वन का केस अगर हो रहा है तो अगर फंक्शनल वैल्यू अगर इक्वल हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर x1 और x2 जो हम अलग अलग मान रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी बता रहे हैं एग्जाम्पल, इसका मिटा दें, इसको मिटा दें। जैसे आपने एग्जाम्पल में लिया f(x) इक्वल टू मान लो 2x, ठीक है। हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है f(x) इक्वल टू 2x। मान लो वो जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है f r से r कर दें, चलो वो फंक्शन r से r जा रहा है, ठीक है। हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है f r से r जा रहा है, तो हमने ये फंक्शन क्या डिफाइन किया है, f(x) इक्वल टू 2x। अब आप देखो ये फंक्शन वन वन है कि नहीं, कैसे चेक करना है। तो इसमें हमने क्या किया, लेट x1 एंड x2 एलिमेंट ऑफ r हमने लिया, ठीक है। जैसे ही हमने ये लिया तो अब क्या लिखने वाले हैं, देन f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है। अब जब आप ले रहे हो f(x1) इक्वल टू f(x2) ले रहे हो तो f(x1) की वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पर इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप लिखोगे। जब यहाँ x है तो यहाँ क्या आ रहा है, 2x आ रहा है कि नहीं। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग f(x1) की वैल्यू क्या आने वाला है, 2x1 इक्वल टू
x2 आ रहा है, यानी ये आपको कट करके आ रहा है x1 इक्वल टू x2। तो क्या ये फंक्शन 1 1 हुआ है कि नहीं? 1 1 फंक्शन। अब ये बता सकते हो कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स एलिमेंट आर दिया आउट, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइंड हमने किया है। क्या ये फंक्शन 1 1 है कि मिनी 1 फंक्शन होने वाला है? 1 1 फंक्शन क्यों नहीं हो रहा है? वो तो आपने वैल्यू पुट किया है ना। इसके थ्रू आप लोग दिखा सकते हो कैसे ये 1 1 नहीं हो रहा है, जो अभी हमने ये बताया है इस रूल के थ्रू। जैसे x1 आपने कहना क्या है, अगर x1 और x2 दो एलिमेंट ले रहे हैं R से, ठीक है, देन आपके अनुसार क्या होना चाहिए? fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। अगर इसके थ्रू अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आने वाला है? x1 का स्क्वायर और ये x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखे? x1 इक्वल टू x2 लिखे। यहाँ देखो पहले, यहाँ ये बताओ, यहाँ ये कैंसिल होने वाला है ये 2, यानी आपके अनुसार ये क्या आने वाला है? x1 इक्वल टू x2। आपके अनुसार यही हुआ ना, दोनों साइड में क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो यानी x1 इक्वल टू x2 आ गया, तब तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। आपने कहा कि ये फंक्शन 1 1 तो है नहीं भाई। अगर मैथमेटिकली अगर चल रहे हैं तो आपने क्या किया? हमने ये किया प्रोसेस, लेकिन आपने ये क्या निकाल दिया? अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो x1 इक्वल टू x2 आपने कर दिया। प्लस माइनस इसमें कहाँ आ रहा है अभी? तो देखो क्या होता है कि जब भी अगर इक्वालिटी साइन वाला साइन अगर लगा हुआ है तो हमेशा ये नहीं करना चाहिए कि अगर सेम पावर है तो आप कैंसिल करा दो। इससे करने से क्या होता है कि जो इक्वेशन है उसका जो रूट आने वाला है, हो सकता है उसका 2 रूट होने वाला है तो उसमें एक ही रूट आएगा, ठीक है। इसीलिए इसको कभी भी कैंसिल नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? कैंसिल नहीं किया जाता है। यानी इसको हम क्या करने वाले हैं? डायरेक्ट इसको कैंसिल ना करके इसमें क्या करने वाले हैं? इसको आपको ऐसे लिखना होगा, x1 माइनस इसको इस साइड मिला दो, ठीक है। x1 x2 का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? अब आप क्या लिख सकते हो इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 इंटू क्या होने वाला है? x1 प्लस x2। अब आप देखो इस तरह अगर आप आगे बढ़ रहे हो, यानी x2 की वैल्यू क्या आने वाली है? एक x2 की वैल्यू x1 और एक x2 की वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस x1। यानी आप देखो दो अलग अलग वैल्यू आ गया ना, आया कि नहीं? x2 की वैल्यू 2 मिल गया, हमें मिला ना। x2 की वैल्यू एक x1 मिल गया और x2 की वैल्यू एक क्या मिला? माइनस x1 मिला। तो इस तरह से ये फंक्शन मेरा क्या होने वाला है? 1 1 नहीं होने वाला है कि नहीं? 1 1 नहीं होने वाला है। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आप इसकी वैल्यू अगर पुट करके देखो, एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर यहाँ पर f1 की वैल्यू अगर आप लिखो क्या आएगा? 1 है कि नहीं? और f माइनस 1 की वैल्यू भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी 2 पॉइंट के लिए क्या आ रहा है? सेम वैल्यू आ रहा है ना। इस तरह भी आप चेक कर सकते हो, 2 पॉइंट के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है? सेम वैल्यू आ रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 कहाँ होगा? नहीं होने वाला है ना ये फंक्शन।
फंक्शन 1 1 तो होगा नहीं। और अगर आप इस तरह भी अगर सोल्व करोगे तो ये भी आपको पता चल रहा है कि जो x2 की वैल्यू जो आ रही है या तो x1 भी हो सकती है, x2 की जो वैल्यू x1 और x2 की वैल्यू माइनस x1 भी हो रहा है कि नहीं। दो वैल्यू पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वल आ रहा है। बात समझ आ रही है दोनों में, इसमें और इसमें। अब देखो इसका हम ग्राफ के माध्यम से भी ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 हो रहा है कि नहीं। उसमें हम क्या करते थे, पहले जब फंक्शन चेक करना होता था तो वर्टिकल लाइन लगाते थे ना, कोई एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन जब अगर कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है तो उसमें आपको अगर पता लगाना है कि ये मेरा फंक्शन 1 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस केस में उस फंक्शन का क्या करेंगे, पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसमें हम हॉरिजेंटल लाइन लेंगे। कौन सा लाइन लेना है, हॉरिजेंटल लाइन लेना है। जैसे अभी देखो ये वाला ग्राफ fx इक्वल टू, अच्छा इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप देखो अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो क्या क्या आने वाला है, अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इसका मतलब ये भी हम लिख सकते हैं ना y इक्वल टू fx, ये भी लिख सकते हैं ना। अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होने वाला है, पाराबोला। किसके सिमेट्रिकल होगा, y एक्सिस के। हमने ये इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब ये फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन मेरा 1 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे ही हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ वाला जो पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिल रहा है और एक पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा है। मान लो अगर ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट क्या है, x2 है, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग अगर fx की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर आ रही है कि नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यानी दो अलग अलग x के लिए क्या आ रहा है, y की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो भी इस केस में क्या हुआ, ये फंक्शन मेरा 1 1 नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है ना। तो जब भी अगर 1 1 फंक्शन अगर चेक करना है तो आप उस फंक्शन का या तो क्या ग्राफ ड्रॉ कर लो और उसके बाद उसमें हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो। अगर वो दो पॉइंट पर अगर कट कर रहा है तो यानी वो फंक्शन 1 1 नहीं होने वाला है, या दो से ज़्यादा भी अगर कट कर रहा है अगर, तो वो भी फंक्शन मेरा क्या होने वाला है, 1 1 नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे इसको मिटा देना। जैसे अगर आप लोग fx इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो, fx इक्वल टू साइन एक्स का कोई फंक्शन है तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो, इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि ये फंक्शन क्या 1 1 फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप ग्राफ अगर जान रहे हो तो इसके माध्यम से क्या हमें करना है, एक हॉरिजेंटल लाइन हम क्या करना है, एक हॉरिजेंटल लाइन ही ड्रॉ करना है। तो देखो ये क्या कर रहा है, इस ग्राफ को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर कट कर रहा है ना, एक हॉरिजेंटल लाइन ले रहे हो, यानी ये भी फंक्शन मेरा क्या होने वाला है, 1 1 फंक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, ये भी मेरा फंक्शन 1 1 नहीं होने वाला है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई फंक्शन f r से r डिफाइंड हुआ है, ठीक है, डिफाइंड बाई एक्स क्यूब, तो ये चेक करके दिखाओ कि ये फंक्शन 1 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
नहीं होगा, कैसे होगा? चेक करके दिखाओ। ग्राफ भी आप लोग को मालूम होगा, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? पैराबोला। इस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है? ऐसा होता है ना। ये जो ग्राफ हुआ एफ एक्स इजकल टू किसका ग्राफ हुआ? एक्स क्यू का ग्राफ हुआ, ठीक है, यानी वाई इजकल टू एक्स क्यू का ग्राफ हुआ। तो आप देखो कोई भी अगर इसमें क्या करना, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल, इस ग्राफ को कहीं एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है कि नहीं? कोई भी अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस ग्राफ को किसी एक पॉइंट पर कट कर रहा है कि नहीं? यानी ये फंक्शन क्या होने वाला है? 1 1 होने वाला है। चलो आपने ये तो ग्राफ से कर दिया है, आप मैथमेटिकल व्यूज बताओ कैसे होने वाला है। मैथ देखें कैसे किए हो सर। मतलब सर जो, अच्छा ये बताओ, जब आपने ये ऐसा लिखा है तो इसमें आपने डायरेक्ट किया है, ठीक है, लेकिन इसमें ये बताओ ये भी तो 0 हो सकता है, तो इसको सोल्व करने में हो सकता है कि इसकी भी कुछ वैल्यू आ जाए। जैसे वहाँ पर 2 वैल्यू आ रहा तो हो सकता है 2 वैल्यू आ जाए। उसको फर्स्ट मेथड से आप लोग बनाओ उसको। x1 और x2 दो पॉइंट लो, उसके क्रॉसपॉन्डिंग fx1 और fx2 बनाओ और उसको सोल्व करो। देखो आ रहा है कि नहीं, पॉइंट सेम आ रहा है, देखें। अच्छा आपने जब ये किया है x1 माइनस x2 और ये फैक्टर है दोनों, तो आपने एक वैल्यू तो निकाल लिया x1 और x2, लेकिन ये भी तो 0 हो सकता है, होगा कि नहीं? ये भी तो हो सकता है। या तो इसको आपको दिखाना होगा कि इसमें इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है कि नहीं? या तो ये भी 0 हो सकता है, तो इसको भी तो दिखाना होगा। जैसे आप वो वाला काम कर दिया ना, जैसे x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, उसमें 2 फैक्टर जिस तरह निकल रहा था ना, इसी में 2 फैक्टर आया था, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 हो रहा था। तो इस दोनों कंडीशन को लेकर चलें। एक कंडीशन क्या है, जब ये 0 हो रहा है, और एक क्या, इसके लिए भी 0, तभी तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए थे, है ना? तो इसी तरह इसको भी देखना होगा, इसमें भी आपको चेक करना होगा कि कहीं 2 पॉइंट तो नहीं मिल रहे हैं। आप डायरेक्ट एक पॉइंट को लेकर नहीं आगे बढ़ सकते हो ना। आपको तो आंसर तो मालूम है, ये तो ठीक है। देखो 2 पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, x1 और x2 2 पॉइंट हमने लिया। अगर ये देन अगर 1 1 फंक्शन होता है तो क्या लिखते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2) होना चाहिए, ठीक है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, x1 q x2 q। अब इसको डायरेक्ट आप कैंसिल नहीं करा सकते हो, बताया है ना। इससे क्या होगा कि इस जो इक्वेशन है इसका हो सकता है कि रूट कम हो जाए, इसका रूट 3 आना चाहिए तो 2 ही रूट आ सकता है, इसलिए कभी भी आप ऐसे कैंसिल नहीं करा सकते हो, ठीक है। हमेशा वो प्रॉब्लम नहीं आती है, कभी कभी वैसा केस होता है कि डायरेक्ट अगर कैंसिल करा रहे हो तो हो सकता है कि उसका जो रूट आने वाला है वो 2 की जगह पर क्या आ जाए, 1 ही आ जाए, ठीक है, इसीलिए कैंसिल नहीं कराते हैं। यानी इसको क्या करना होगा, x1 क्यू माइनस x2 का क्यू, ठीक है। अब इस पर फॉर्मूला लगाओ, ये क्या बनने वाला है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 x1, ठीक है, इक्वल टू ये 0 हो रहा है। तो अब ये देखो फैक्टर हुआ, या तो ये 0 होगा या तो ये भी 0 होगा। अगर ये भी 0 होगा तो भी ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या तो ये 0 हो जाए तो भी ये क्या इक्वेशन 0 हो जाएगा। यानी हमें दोनों पर देखना होगा ना, चेक करना होगा कि कहीं अगर इस पर आपने चेक किया कि x2 इक्वल टू x1 आ रहा है, दोनों पॉइंट आपने कह दिया कि बराबर हो रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें ऐसा पॉइंट निकल जाए, x2 की जगह पर और कुछ पॉइंट निकल जाए यहाँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला में आया था ना, अभी 2 पॉइंट निकला था। हाँ बताओ। अगर हमको यहाँ पे x1 x2 एक इक्वेशन से मिल जाएगा, इसमें पुट कर सकते हैं क्या, x1 x2? किसमें पुट करोगे, वो वाले नहीं पुट क्यों करोगे अभी, मतलब x2 की जगह पे ही x1 लगा के पूरे इक्वेशन सॉल्व करें।
अब वो तो अगर x2 की जगह पर x1 अगर जैसे ही आप रखोगे तो वो तो सॉल्यूशन उसका रख दिए, तब तो ये ऑटोमेटिक ये पूरा जीरो हो जाएगा। वो तो आपको निकालने के बाद ये पता चल रहा है इसका रूट हो रहा है ना, ये इसको सोल्व करने के बाद वो पता चल रहा है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी जब आप इस इक्वेशन में अगर आप उस वैल्यू को रखोगे तो पूरा क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यानी अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ तक हुआ। अब आप देखो इसको और क्या लिख सकते हो, आपने ये क्या लिखा है x1 माइनस x2, ठीक है। अब इस वाले को देखो क्या बना सकते, स्क्वायर फॉर्म में आप इसको बना सकते हो। स्क्वायर फॉर्म में इसको क्या बनाना है, स्क्वायर फॉर्म में देखो ये बन सकता है। किसी एक का ले लो x, अगर मान लो अगर x2 प्लस x1 अपॉन 2 का ये ले लो x1 प्लस, और ये पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और साथ में क्या होने वाला है 4 करके देखो क्या बनना है इसमें -x1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या लगाए हैं, 2 क्यों लगाए हैं, अभी वो बन रहा है, अभी पूरा बना नहीं है वो, अभी उसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के देखो क्या करना होगा, ये a स्क्वायर हुआ, इधर देखो ये a स्क्वायर हुआ, ये b स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए ना, 2ab होना चाहिए। यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इसको लिखना होगा और इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 x2। देखो इसको बनाओ पहले, कैसे बताओ, x1 माइनस x2 ये हुआ, ठीक है। अब इसके जगह पर आपको फॉर्मूला वो अप्लाई करना है x2, ठीक है। अब यहाँ देखो x2 हमने लिखा प्लस x1, जैसे हमने ये लिखा, अब यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 नहीं है, देखो मल्टीप्लाई हुआ है 2 नहीं है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू, ठीक है, देखो लिख रहे हैं इसको x2 इंटू x1 अपॉन 2 लिख सकते हैं कि नहीं इसको। अब आप देखो इस वाले चीज़ को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, अब जैसे ही हमने ये लिखा, ये देखो अभी भी अगर ये मान रहे हो कि ये a है, ठीक है, क्या होता है 2ab, और ये क्या हुआ मेरा b हुआ, तो यहाँ हमें क्या होना चाहिए, यहाँ x1/2 का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए ना। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, एक माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, अभी देखो इसमें क्या कर रहे हैं, x1/2 से क्या कर दे रहे हैं, इसको एक स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, एक बार माइनस कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, जो हमने ऐड किया वहीं इसमें माइनस कर दिया, ठीक। और टोटल क्या होने वाला है, ये टोटल 0। अब आप देखो ये क्या बनने वाला है, x1 माइनस x2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अब ये आप ले लो एक ये और एक ये, और ये तीनों क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये और ये होगा कि नहीं, किसका स्क्वायर होने वाला है x2 प्लस x1 का x1/2 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है कि नहीं ये। अब जो बचा है उसको लिखो, क्या बचा है इसमें, एक ये बचा हुआ है टर्म, बचा है कि नहीं, ये बचा है x1 का स्क्वायर, और इसमें ये वाला टर्म बचा हुआ है ना, है कि नहीं, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस x स्क्वायर यानी आप देखो क्या आ रहा है रिजल्ट, x1 माइनस x2, तो ये क्या आ रहा है x2 प्लस x1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर अपॉन 4, होगा कि नहीं, ये होगा ना। तो आप देखो ये क्या हो रहा है, अब इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ये पॉजिटिव हो रही है कि नहीं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या कभी पॉसिबल है कि ये 0 हो जाए, कभी ये पॉसिबल है कि ये 0 हो जाए, नहीं ना। ये देखो स्क्वायर है ना, ये हमेशा वैल्यू देगा क्या पॉजिटिव, और ये भी क्या देगा पॉजिटिव, यानी इस केस में ये कभी भी 0 नहीं होने वाला है। तो कौन सा 0 होने वाला है वाली, यही 0 होने वाला है। यानी आप लिख सकते हो क्या इसके लिए x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यानी x2 इक्वल टू
x1, ठीक है। और ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं, ये जीरो नहीं होगा ना। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करना है या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि ये जो मेरा फैक्टर आया है ये कभी जीरो होने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि स्क्वायर है ना, पॉजिटिव नंबर आएगा। कुछ भी अगर आप निगेटिव नंबर आप लोगे तो भी वो क्या बन जाने वाला है? पॉजिटिव बन जाएगा। ये कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। तो जब जीरो नहीं होने वाला है यानी इसको सोल्यूशन में नहीं लेने वाले हैं, नहीं लेने वाला है ना। ये कभी जीरो नहीं हो रहा है, यानी जीरो कौन सा फैक्टर हो रहा है? ये फैक्टर जीरो हो रहा है, यही फैक्टर जीरो हो रहा है ना। ये फैक्टर तो जीरो हो नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या आने वाला है? x2/x1। यानी जो अभी आपने ये फंक्शन लिखा था, हमने x1 और x2 दो एलिमेंट लिए थे, अगर ये इसके इक्वल हो रहा है तो आपने ये दिखा दिया क्या आ रहा है मेरा? ये x2 = x1 आ रहा है। यानी ये फंक्शन मेरा क्या हो रहा है? 1 1 हो रहा है कि नहीं? अब आप कह सकते हो कि ये मेरा फंक्शन 1 1 हो रहा है, यानी एक ही पॉइंट निकला है। दोनों पॉइंट क्या है? बराबर है। बात समझ आई? स्क्वायर का किए थे सर, हाँ फिर डायरेक्ट सर +2x1 x2 -2x1 x2 कर देंगे, फिर सर ये x1 - x2 का होल। अच्छा, ये तो हो गया। लेकिन ये बताओ अभी ये x1 है, इसका पावर क्या है? 1 है। तो ये आप कैसे कर सकते हो? अगर यहाँ निगेटिव आ जाएगा तो कभी ऐसा कुछ वैल्यू हो सकता है ना कि ये जीरो बना दे। पॉजिटिव और निगेटिव कभी हो सकता है ना कुछ ऐसा कि जीरो बना दे। हो सकता है कि नहीं? ये जीरो हो सकता है ना। तो आप इस कैसे कर सकते हो कि ये जीरो हो जाएगा टोटली? ये दोनों आप फैक्टर सब अलग कर दिए। जब भी अभी रूट निकाल रहे हैं तो आपने क्या किया? दोनों का फैक्टर होना चाहिए, आपने फैक्टर से बाहर कर दिया। अब =0 कैसे लगाओगे? समझ आ रही बात? ये कैसे =0? अभी इसको जीरो करना है ना, =0। तो जब भी अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं? फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तभी तो वो सॉल्यूशन निकलेगा। और अभी आपने क्या कर दिया? ये फैक्टर से गायब कर दिया ये। तो बेसिकली किसी इक्वेशन का अगर हमें रूट निकालना है तो उसको क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं उसका, है कि नहीं? बात समझ आ गई? क्या हुआ, इसमें डाउट है क्या? सर इसको और भी किसी प्रकार से तो लिख सकते थे। कैसे कैसे लिखोगे? और ऐसे अगर कुछ वैसा अगर आप लिखोगे तो यहाँ देखो ये अगर यहाँ माइनस अगर निकला तो ऐसा केस हो सकता है कि ये पॉजिटिव है वैल्यू और ये निगेटिव है। तो हो सकता है कभी ऐसा x1 और x2 की वैल्यू हो जाए कि ये जीरो बन जाए, है कि नहीं? हाँ, माइनस अगर सपोज अगर आप माइनस के फॉर्म में अगर इसको ला रहे हो तो उस केस में क्या हो सकता है कि इसकी वैल्यू मान लो पॉजिटिव आ रहा है, मान लो इसका 2 आया और हो सकता है इसका भी -2 आ गया, तो उस केस में क्या हो गया? जीरो हो सकता है ना। तो उस केस में आप हमेशा नहीं कर सकते हो कि ये फैक्टर कभी जीरो नहीं होने वाला है। लेकिन इस केस में आप हमेशा बोलोगे कि ये हमेशा क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है, कभी ये जीरो नहीं होने वाला है कि नहीं? ये कभी जीरो नहीं होगा। कोई भी वैल्यू आप x1 और x2 की वैल्यू आप रखो, कभी भी ये जीरो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या है? स्क्वायर है। ये हमेशा कुछ न कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। और ये क्या देगा? ये भी कुछ वैल्यू देने वाला है। अगर यहाँ अगर माइनस साइन आता तो क्या पॉसिबिलिटी होता? हो सकता है कि एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। कब कैंसिल होता है? जब इसकी वैल्यू मान लो इक्वल हो, इसके इक्वल हो जाए तो कैंसिल हो जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी आप इसको अगर वैसा फॉर्म में लाना है तो यहाँ पर प्लस ही आना चाहिए। माइनस आएगा तो आप ये नहीं कर सकते हो कि ये टोटल जीरो नहीं हो सकता है कभी। लेकिन जब ये प्लस साइन है तो ये आप हमेशा कर सकते हो कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? इसकी वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आनी है, लेकिन जीरो नहीं होने वाली है। जैसे ऐसे सोचो, अगर x² + 1 है तो ये बताओ ये कभी जीरो हो सकता है? कभी जीरो होगा? ये बताओ, कभी नहीं जीरो हो सकता है, क्योंकि ये प्लस साइन यहाँ पर है कि नहीं? और इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो रही है? पॉजिटिव। कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू निकलेगी और यहाँ 1 है, यानी इसकी वैल्यू कभी जीरो होगा? नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे ही अगर इस फॉर्म में लिख रहे हो x - 1 लिख रहे हो तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो बन सकता है, ये है कि नहीं? अगर x = 1 रखो तो ये जीरो बन सकता है ना। इसीलिए यहाँ पर जो हमने ये फैक्टर निकाला है, यहाँ पर वो जो हमने फैक्टर निकाला है क्या? ये प्लस साइन इसमें होना चाहिए। अगर प्लस साइन नहीं है, अगर माइनस साइन आए तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हो कि ये जो मेरा टर्म है वो जीरो नहीं होगा। बात समझ आ रही है? जैसे अभी अच्छा ठीक है, यहाँ तक। अभी इसी पर एक डोमेन का सवाल दे रहे हैं, उसको देखते हैं क्या सोच पा रहे हो। मिटा दे इसको, मिटा दे ना।
अगर ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो फाइंड करना है क्या हमें, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स। कल हमने बताया था इस तरह का फंक्शन बताया था ना कि कोई भी अगर रेशनल फंक्शन अगर हो रहा है तो किस किस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड होता है या उसका डोमेन क्या होता है, बताया था ना। एफ एक्स इक्वल टू क्या कल बताया था, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये मेरा बताया था ना रेशनल फंक्शन है। तो इस फंक्शन का डोमेन हमने क्या बताया था, टोटल आर में से क्या माइनस करते थे, जहाँ पर ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, यानी इसका डोमेन हमने क्या बताया था, r-0 बताया था। तो वही कंसेप्ट इसमें भी लगाना है कि नहीं। 1/, में क्या है, sin x + 2 है, यानी हमें क्या चेक करना है इसमें कि ये वाला ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर कब 0 हो रहा है, जिस पॉइंट के लिए 0 होगा उसको r में से माइनस कर देंगे, वहीं इस फंक्शन का क्या बन जाएगा, वो डोमेन बन जाएगा। तो बताओ क्या होने वाला है, सोच कर बताना। और ये जो अभी जस्ट इसके पहले जो बताए थे उसी पर सोचना है। इसका डोमेन, जब कोई भी रेशनल फंक्शन होता है तो डोमेन ऑफ एफ एक्स, इसका अगर रेशनल फंक्शन है तो क्या लिखते हो, r माइनस कौन सा पॉइंट आप माइनस करते हो, जहाँ पर ये, अगर ये फंक्शन कहाँ पर, जहाँ पर ये फंक्शन sin x + 2 = 0 हो जाए। क्या आर हो जाएगा टोटल, या कहो ना कि आर होगा, टोटल आर होगा। सर क्योंकि साइन का वैल्यू तो 1 से -1 के बीच में रहता है ना। देखो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये खोजना है, पहले कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें इसमें देखना है कि sin x + 2 कहाँ 0 हो रहा है। कहीं ऐसा कोई पॉइंट मिल रहा है जिसके लिए 0 हो रहा है, तो जिस पॉइंट के लिए 0 हो रहा है यानी उस पॉइंट के लिए फंक्शन अनडिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि अगर जिस पॉइंट के लिए ये फंक्शन 0 हो रहा है, अगर ये वाला sin x + 2 अगर 0 हो रहा है तो इस केस में ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। क्यों कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनेटिव, यानी वो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कभी अगर जब भी अगर रेशनल फंक्शन अगर हो रहा है तो उस केस में हमेशा डिनोमिनेटर को हम चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर ये 0 हो रहा है। तो जिस पॉइंट पर 0 हो रहा है उसमें से क्या करते हैं, r में से उसको माइनस कर देते हैं, यानी हमें वो x की वैल्यू इसमें से माइनस करना होगा जिसके लिए ये 0 हो जाए, है कि नहीं। तो ये बताओ किसके लिए 0 हो रहा है, किस पॉइंट के लिए, x की ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे जिसके लिए 0 हो जाए। सर ये x + 2 ब्रैकेट है ना, मतलब हाँ sin x + 2 एक साथ में है, हाँ sin x + 2, ऐसा नहीं इसके एंगल में नहीं है x + 2, मतलब सर एक ब्रैकेट में ना। हाँ ब्रैकेट में, x + 2 ही एंगल है ना। हाँ sin x + 2 एंगल है, ये वाला नहीं है, ये नहीं है sin x + 2, ये नहीं है, ये कहाँ हमने लिखा है, यही पूछ रहे थे। ये कहाँ लिखा गया है बताओ, ऐसा कहीं लिखे हैं। नहीं सर, तो सर sin x का ऐसा वैल्यू ढूंढना होगा ना कि जिस पे 2 आ जाए, मतलब -2। जो भी आपको ये लास्टली, हाँ ये लास्टली हमें क्या सोचना है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। x की वैसे कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए sin x + 2 0 हो जाए। जैसे इसके पहले आप लोगों ने क्या बताया था ना, एफ एक्स इक्वल टू अगर 1/, में अगर x - 1 है तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या आप लोग लिख रहे थे, r-1। क्यों लिख रहे थे कि 1 पे ये रख, अगर यहाँ पुट कर रहे हैं 1 - 1 क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, यानी इस पॉइंट 1 पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था, है कि नहीं। तो जस्ट वही वाला प्रॉब्लम है ना, 1/ sin x + 2 है, ठीक है, यानी किस पॉइंट के लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड होने वाला है। तो बेसिकली हम करेंगे अगर जिस पॉइंट के लिए ये 0 होने वाला है नीचे वाला, उसके लिए टोटल फंक्शन अनडिफाइंड होने वाला है कि नहीं। तो आपको ये चेक करना है कि किस पॉइंट के लिए हो रहा है, ये बताओ। अब तो हमें यही चेक करना है किस पॉइंट के लिए 0 हो रहा है, यानी क्या है sin x = क्या है, सॉरी sin x + 2 = 0, यानी x की ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे जिसके लिए ये टोटल 0 हो जाए। तो आप देखो इसमें क्या सोचना है, इसमें सोचना क्या है कि sin x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, <1 > -1 होती है कि नहीं। sin x की कभी भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, -1 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू अगर आप 2 में ऐड करोगे तो कभी 0 होने वाला है, नहीं होने वाला है ना। ये 0 कब होता है, जब या तो sin x की वैल्यू -2 आ जाए तब 0 होता है ना। यानी इस केस में ये sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, यानी ये कभी 0 होने वाला नहीं है, ठीक है। यानी ये टोटल ये क्या होने वाला है,
आर ही होने वाला है, ठीक है। आप इसको लिख दो कि इसके लिए क्या है, नोट सॉल्यूशन फॉर एक्स के लिए। बात समझ आई? अगर पूछ लिया मतलब sin x के जगह cosec x पूछ लिया, हाँ। cosec x plus 2, उसका तो -2 से 2 होता है। देखो कुछ भी पूछे, कुछ नहीं सोचना है, बस यही हमें सोचना है कि ये किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, ये सिर्फ ध्यान रखो, किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है। तो अब किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, इसको इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये सोल्व करना होगा क्या, इक्वेशन। कोई भी फंक्शन अगर नीचे अगर रहे, जैसे मान लो f(x) इक्वल टू अगर मान लो h(x) अपॉन में gx रहे, ठीक है। अगर इस टाइप का अगर फंक्शन रहे तो इसका अगर चेक करना है कि इसका डोमेन क्या होने वाला है, तो आपको r माइनस क्या करना है, r माइनस, और ये जो फंक्शन gx है जिस पॉइंट के लिए जीरो हो रहा है उसमें से r में से माइनस कर देंगे, r में से माइनस कर देंगे, वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो आपको यहाँ चेक करना होगा वनली क्या, कि gx इक्वल टू जीरो किस किस पॉइंट के लिए हो रहा है। बात समझ रहे हो कि जीरो किस किस पॉइंट के लिए हो रहा है। जिस पॉइंट के लिए जीरो होगा उस पॉइंट को r माइनस में करेंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है, रेशनल फंक्शन का। इसमें क्या बहुत ज़्यादा डाउट ले रहे हो सर? बात नहीं समझ आया कि नहीं? अच्छा ये बताओ, f(x) इक्वल टू, अगर हमने मॉडुलस ऑफ x आप लोग पढ़े ही होंगे, ये फंक्शन 1 है कि नहीं है? x का वैल्यू प्लस और -1 दोनों। ये फंक्शन 1 है कि नहीं? क्यों नहीं है? इसका ग्राफ पहले आप लोग को मालूम है ना, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। विजय कहाँ है, क्या कर रहे हो? इसका ग्राफ यही हो रहा है ना। अगर इसका ये हजम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 पॉइंट में मिल रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये फंक्शन 1 नहीं होने वाला है, ठीक है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है ना। कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, कोई भी अगर एक फंक्शन अगर f(a to b) अगर दिया हुआ है, तो ये फंक्शन अगर ऑन टू हो रहा है, तो इस केस में आप क्या बताओगे, क्या केस होना चाहिए, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? इसमें क्या होता है बताया था, अगर कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू है तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो रेंज क्या हो रहा है, जो रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ f(x), ठीक है। ये इसका केस, अगर कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू फंक्शन है तो रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ f(x). ठीक हो जाएगा। अगर इनटू फंक्शन है उसके लिए क्या होता है, इनटू फंक्शन के लिए, इनटू फंक्शन के लिए क्या होता है, अगर f
ए टू बी ये हाँ बता रहे हैं इनटू फंक्शन है, ठीक है। अगर ये इनटू फंक्शन है तो इसमें क्या होता है, इम्प्लाइड है रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या, इन सबसेट रेंज ऑफ एफ एक्स सबसेट कोडोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यानी इसमें कुछ ऐसा पॉइंट बचा रह जाएगा जो रेंज नहीं होने वाला है कि नहीं। इनटू में यही होता है ना, उसमें कुछ कोडोमेन ऐसा पॉइंट बचा रहेगा जिसके लिए क्या है, इसका इमेज नहीं बनने वाला है ना। तो इसी चीज़ को लिखा गया है कि रेंज ऑफ एफ एक्स सबसेट ऑफ क्या, कोडोमेन ऑफ एफ एक्स। और बेसिकली आपको ये भी मालूम है कि जो रेंज हमारा होता है वो क्या होता है, जो रेंज हमारा होता है रेंज ऑफ एफ एक्स, बेसिकली ये क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है कि नहीं, है ना। ये रेंज ऑफ किसी फंक्शन का जो रेंज होता है सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। या कभी ऐसा भी केस हो सकता है कभी इक्वल हो जाए या हमेशा क्या लेस देन होगा, यही होता है ना। तो उस केस में देखो अभी जब इक्वल हो रहा है तो वो फंक्शन क्या हो रहा था, ऑन टू फंक्शन। अगर इसमें क्या है, इसमें इसकी वैल्यू लेस देन आ रही है इसमें, है ना, इसमें इससे कम, यानी कोडोमेन जो निकाल रहे हो इससे ये इसमें क्या आ रहा है, कम आ रहा है रेंज। तो उस केस में ये क्या हो जा रहा है, ये फंक्शन मेरा इनटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। किसमें इक्वल, ये इनटू के लिए नहीं है ये कंडीशन, ये तो जनरल कंडीशन है। ये नहीं समझ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ एफ एक्स सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ एक्स। आप इनटू फंक्शन में क्या करते हो, इनटू फंक्शन में आप ऐसा क्या करते हो, इनटू फंक्शन में यही होता है ना। अगर इसमें कुछ पॉइंट, अगर इसमें क्या होता है, ये 2 पॉइंट छूटा रह गया, ये टोटल तो कोडोमेन है ना। तो कोडोमेन में से ये क्या हो रहा है, जो मेरा रेंज बन रहा है यही 4 ही आ रहा है ना रेंज में, यही 4 पॉइंट इसमें का लिया हमने, है कि नहीं। बाकी ये 2 पॉइंट बचा ही रह गया ना। यानी इसलिए तो कहा गया है कि रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हुआ यहाँ पर, सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ एक्स। और ये जनरल ये केस है, कोई भी फंक्शन अगर डिफाइंड हो रहा है तो उसका जो रेंज जो प्रॉपर्टी है रेंज ऑफ एफ एक्स सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये जनरल है कि कोई भी फंक्शन जब डिफाइंड होता है तब के लिए, ये तो जनरल केस है। ये कोई भी अगर फंक्शन है तो ऐसा होता है कि रेंज ऑफ एफ एक्स क्या है, सबसेट ऑफ कोडोमेन, या तो इक्वल होगा या इससे लेस देन होने वाला है कि नहीं। जब बराबर होगा तब उस केस में क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन हो गया। जब बराबर नहीं हो रहा है अगर तो इनटू फंक्शन में जा रहा था। जैसे अगर ऑन टू फंक्शन में आपको एग्जांपल लेना है, जैसे इस वाले में अगर कोई एग्जांपल लेना है ऑन टू फंक्शन का, तो आप कोई भी ले लो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। और ये मान लो ये डिफाइंड है कहाँ से, आर से, आर डिफाइंड है, ठीक है। तो आप देखो इस फंक्शन का डोमेन क्या होने वाला है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, आर है। और रेंज भी मेरा क्या आ रहा है, आर ही आ रहा है ना। रेंज इक्वल टू भी आर आ रहा है, यानी दोनों क्या, डोमेन इक्वल टू क्या हो गया, रेंज हो गया। सॉरी, डोमेन इक्वल टू रेंज कर रहे हैं यहाँ तो डोमेन भी आ रहा है, ठीक है, रेंज भी आ रहा है। और यहाँ इसका को डोमेन भी क्या हो रहा है, यहाँ पर को डोमेन भी यहाँ क्या हो रहा है, को डोमेन भी इक्वल टू आर के ही हो रहा है। यानी जब आपका रेंज इसके इक्वल हो गया को डोमेन के, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। आओ, अच्छा, कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू है तो बेसिक उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू है इसका मीनिंग क्या होता है कि प्रत्येक इसके इमेज के लिए एक हमें प्री इमेज मिलना चाहिए, है ना। कि कोई भी एलिमेंट अगर बी में आ रहा है, जैसे अगर हमने बताया था कि कोई भी अगर इसमें का एलिमेंट अगर आ रहा है, ऑन टू फंक्शन है, अगर ए और बी अगर एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, ये ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। इसमें क्या ऑन टू में 2 केस होते हैं,
1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू। तो इसमें ये तो ऑन टू फंक्शन है, बस हमें वो नहीं चेक करना है, हमें देखना है कि ऑन टू हो रहा है कि नहीं। ऑन टू हो रहा है क्योंकि एवरी, और इसको क्या बोलते हैं, ये मेरा क्या कहलाता है, इसके क्रॉसपोंडिंग ये जो एलिमेंट आ रहा है बी में, ये क्या होता है, इमेज होता है, ये इमेज होता है। और इसके क्रॉसपोंडिंग जो ये पॉइंट हम लेते हैं वो क्या कहलाता है, प्री इमेज। ये क्या होता है, ये प्री इमेज कहलाएगा, ये वाला पॉइंट इसके क्रॉसपोंडिंग, और इसके क्रॉसपोंडिंग ये क्या कहलाएगा, इमेज कहलाता है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, ये सारे पॉइंट के लिए जो वाई जो बी में सारे पॉइंट आ रहे हैं उनके लिए हमें ए में सारे पॉइंट हमें मिलना चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है कि नहीं। यानी इसके सारे पॉइंट के लिए हमें एक प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। हाँ आ जाओ। अगर कोई भी फंक्शन, मान लो अगर कोई भी फंक्शन एक है, ठीक है, वो अगर ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई भी फंक्शन किस पर डिफाइंड हो रहा है, नेचुरल नंबर पर, और ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, ये कोई फंक्शन अगर डिफाइंड हो रहा है, डिफाइंड बाई, जिसके द्वारा कैसा होने वाला है, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखें, बताओ, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखें, वो ऐसा फंक्शन हमें लिखना है वो उसका डोमेन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और उसका रेंज कैसा आ रहा है, इवन नंबर। यानी एफ एक्स इक्वल टू अगर 2x लिख रहे हैं तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पर क्या इवन नंबर मिलेगा, मिलेगा ना। तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, इसमें इसको y मानते हो। ठीक है, y इक्वल टू ये क्या होने वाला है, लेट यहाँ y इक्वल टू क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, तो अब ये क्या होने वाला है, मान लेते हैं ये y हुआ, तो y इक्वल टू 2x हुआ। इसके क्रॉसपोंडिंग हम क्या निकाल रहे हैं, x इक्वल टू वाई बाई 2। ठीक है, ये मेरा क्या निकला, हमने एक y पॉइंट यहाँ y एक लिया था। ठीक है, इसके क्रॉसपोंडिंग एक क्या निकल कर आया, y बाई 2 निकल कर आया। ठीक है, यानी एवरी एलिमेंट, यहाँ पर अब ये क्या बता रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ y। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ y देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू वाई बाई 2 फोर बीच। ठीक है, फोर बीच इसके लिए क्या हो रहा है, एफ वाई बाई 2 क्या हो जाने वाला है, एफ वाई बाई 2 की वैल्यू देखो क्या निकल कर आएगा, एफ वाई बाई 2 इक्वल टू वाई हो रहा है। यानी जो हमने एक पॉइंट माना इसमें क्या है, बेसिकली हमें एक पॉइंट ले लिया है, वो पॉइंट क्या है, वाई है। कोई हमने आर्बिट्री एक पॉइंट चूज किया, इसमें क्या चूज किया कि y है, यानी y इक्वल टू 2x लिखा है हमने, यानी इसका क्या है, इस फंक्शनल वैल्यू है ये y, है कि नहीं। तो इसमें होने वाला है ये y, तो हमने ये क्या आ गया, y इक्वल टू 2x लिखा, y इक्वल टू 2x जैसे ही हमने लिखा, इसके क्रॉसपोंडिंग हमने x निकाला। ठीक है, हमने कोई एक y माना, उसके क्रॉसपोंडिंग हमने एक x की वैल्यू फाइंड किया। अब जैसे ही x इक्वल टू वाई बाई 2 आया है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ y। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ y, क्योंकि हमने कोई एक आर्बिट्री नंबर ही माना है ना y, ये एवरी एलिमेंट ऑफ y देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, x इक्वल टू वाई बाई 2 फोर भी, जिसके लिए एफ वाई बाई 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, y आएगा कि नहीं। यानी हमने कोई भी एक एलिमेंट ऐसा चूज किया है, y हमने एक चूज किया, उसके क्रॉसपोंडिंग हमने क्या निकाला, एक प्री इमेज निकाल दिया,
वो प्री इमेज देखो आ रहा है कि नहीं। अगर वहाँ पर अगर y/2 आप लिखो, देखो किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। अगर x की वैल्यू क्या लिखना है, अब x की वैल्यू हमें क्या लेना है, y/2। अगर y/2 लेना है तो यहाँ x की जगह पर आप क्या रखेंगे, y/2। जैसे ही अगर f y/2 आप रखोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, y/2 क्या निकल कर आ रहा है, y आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब हमने क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक y क्या माना है कि इसमें एक y इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इसके रेंज में y है। जैसे ही y हमने लिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक हमने क्या ले लिया, प्री इमेज निकाल दिया। वो प्री इमेज किसके इक्वल आ रहा है, y/2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, y/2 के इक्वल आ रहा है। वो आपका ये रेंज नहीं है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये क्या है, प्री इमेज है। जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर y/2 आया, जैसे अगर यहाँ पर अगर y की वैल्यू अगर आप 1 ले रहे हो, y की वैल्यू अगर 1 ले रहे हो, ठीक है, y की वैल्यू इसमें 1 होगी, y की वैल्यू इसमें 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, y की वैल्यू इसमें 1 क्यों नहीं होगा, क्या कह रहे हो सब, फिर कहाँ जा रहे हो। y कौन है, y = 2x है, इस फंक्शनल की वैल्यू है। तो यानी y की वैल्यू 1 कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, इवन नंबर है। तो यानी हम y की वैल्यू क्या है, इवन 1 नहीं ले सकते। यानी y की वैल्यू मान लो 2 ले लिया, 2 हमने ले लिया। अगर हमने 2 अगर ले लिया अगर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर x की वैल्यू जो निकलेगी क्या निकल कर आ रही है, 1/2। y की वैल्यू हमने क्या लिया है, इसमें इसका हमने जो लिया है, इसमें कौन सा लिया है, 2 लिया है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, 1/2। यानी जब आप इसका एक प्रकार का अगर इसका एरो डायग्राम बनाओगे तो 1/2 के लिए क्या देने वाला है, ये 2 मिलेगा कि नहीं। हमने यही तो माना है, वो हमने क्या माना, एक 2 ले लिया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट इसमें खोज लिया है कि नहीं। अब चाहे ये भी एक प्रकार का नेचुरल नंबर भी खोजना है ना। अच्छा 1/2 कैसे आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाता ना। ठीक है, देखो हमने क्या किया, एक हमने पॉइंट लिया, 2 लिया, जो इसमें आएगा इवन नंबर में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, प्री इमेज। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि अगर कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू होता है तो एवरी एलिमेंट ऑफ किसके, एवरी एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के लिए एक हमें क्या मिलना चाहिए, प्री इमेज मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो बी का एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वही है ना। इसमें देखो बी का एलिमेंट कौन क्या होने वाला है, 2, 4, 6, ये इवन नंबर है। अब अगर हमने 2 लिया है तो क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर x की वैल्यू अगर जो मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखो अगर हमने ये लिया है x की, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, 2 लिया है, चेक किया 2 के लिए, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या निकल कर आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी हमने एट रैंडम 2 एक लिया वैल्यू जो इसमें है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्या ले लिया, प्री इमेज निकल कर आया, है कि नहीं। यानी जो अगर हमें ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है ऐसा, ये फंक्शन को ऑन टू चेक करने के लिए किया जा रहा है कि फंक्शन मेरा ऑन टू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप इसके पहले क्या पढ़े थे कि कोई भी फंक्शन 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कंडीशन आपने अप्लाई किया था चेक करने के लिए कि अगर कोई भी फंक्शन अगर 1 हो रहा है तो उसमें 2 पॉइंट आपने माना, और fx1 = अगर fx2 है तो x1 = x2 आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू हो रहा है, अगर कोई भी फंक्शन ऑन टू हो रहा है तो हमें क्या मानना होगा, कोई भी एक एलिमेंट मान लेना होगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। उसमें कोई भी एक एलिमेंट ले लिया हमने, तो उस एलिमेंट को हमने मान लिया क्या, y माना है। क्या माना है, y = क्या है, fx है, यानी यही वैल्यू निकल के आएगी ना। तो हमने एक y मान लिया है, तो y = 2x हमने कहा, ये y = 2x हुआ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकल कर आया, y/2 आया। अब जैसे ही y/2 निकल कर आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर y की वैल्यू अगर यहाँ अगर इसके को डोमेन में इसके अगर y ले रहे हैं तो इसके प्री इमेज इसका क्या बनना है, y/2 बनेगा। क्या बनेगा, y/2 बनेगा। तो इसी चीज़ को हम लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ y, यानी हमने कोई एक एट रैंडम एलिमेंट लिया था उसका, तो एवरी एलिमेंट ऑफ y देयर एग्जिस्ट करता है क्या, y/2 फॉर विच, जिसके लिए क्या है, ये fy2 = y हो जा रहा है। यानी x की वैल्यू है, आप x की वैल्यू आपने खोज लिया, x की वैल्यू क्या खोजा आपने, y/2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर y हमने इसकी वैल्यू लिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, y/2 आ रहा है। ठीक है, जैसे आप अभी हमने एक आर्बिट्री लिया था, आप अगर नंबर की तरफ से सोचना है तो आप मान लो हमने एक 2 नंबर ले लिया है,
जैसे हमने अगर 2 नंबर लिया तो इस पर आप देखो, पुट करके देखो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रहा था, x की वैल्यू y/2 यानी x की वैल्यू y/2 आ रहा था, या तो यहाँ पर क्या होने वाला 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, यानी 1 के क्रॉसपॉन्डिंग 2 आ रहा है। यानी ये देखो जो हमने ये जो हमने बनाया है ये डायग्राम एन से, ये भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ये वाला, है कि नहीं। तो हमने 2 इवन नंबर लिया है और ये का प्री इमेज क्या निकल के आएगा, नेचुरल नंबर आया। अगर वैसा केस होता है कि अगर कोई नंबर आपने लिया और यहाँ क्या आता, नेचुरल नंबर नहीं आता, कुछ और वैल्यू आ जाती है जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करे, तो आप कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप चेक करते हो कोई फंक्शन 1 है कि नहीं है, उसके लिए जो कंडीशन होता है, उसी तरह आपको अगर दिखाना है कि ये फंक्शन ऑन टू है तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट आप मान लो y= 2x, उसके क्रॉसपॉन्डिंग आप क्या निकाल रहे हो, एक एलिमेंट निकाल रहे हो, तो आप देख रहे हो कि इसके सारे एलिमेंट हमने एक y/2 माना है, तो इसके लिए f(y/2) = y होना चाहिए। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए तरीका होता है। क्या है वो, टोटल फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, उसके करॉस्पॉन्डिंग फिर क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। जैसे ही अगर x की वैल्यू y/2 यानी डिफाइंड हो गया, y हमने लिया और x हमने खोज लिया, है कि नहीं, तो यही चीज़ को लिखा गया कि यानी हमने y एट रैंडम माना है, उसके करॉस्पॉन्डिंग x मिल गया है। इसका मीनिंग यही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ y, यानी कोई भी एलिमेंट अगर y ले रहे हो उसमें इवन नंबर में अभी जो दिया हुआ है ले रहे हो, तो उसके करॉस्पॉन्डिंग एक y/2 मिलने वाला है जो इसका प्री इमेज होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। बात समझ आई? हाँ बताओ। भारी अभी टाइम है। सर पकड़ लिया, 2 दिन से ऐसा मौसम आज हम गर्मी कर दिया। ये समझ आया कि नहीं आया? समझ तो आ गया। सर दर्द नहीं समझ आया, इसके लिए है कि ज़्यादा पढ़ने से है? सर मौसम के कारण। मौसम अभी तो ठंडा है, हवा चल ही रहा है। क्यों ठंडा क्यों नहीं 2 है? घंटा से यहीं पे बैठे हुए हैं सर, आप भी बैठ के गर्म हो जाएगा। हम भी तो बोल रहे हैं 2 घंटे से नहीं पढ़ना है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं पढ़ना है। समझ नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। आएगा समझ में, अब इससे और सिंपल पढ़ाएंगे। और ये अभी कुछ नहीं है, अभी क्या है, ऑन टू फंक्शन बचाने का तरीका था। ठीक है, आपको अगर दिखाना हो ये फंक्शन ऑन टू कब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए केस है। ठीक है, सर इसको छोड़ के अलग हाँ, अब इस अच्छा इसके बाद पढ़ा रहे हैं। इसको छोड़कर अलग टॉपिक पढ़ना है। फंक्शन है, इसका यूज होता है हमेशा ना। अभी लास्ट तक आप क्या चीज़, चलो अब सम फंक्शन का कुछ डोमेन अपना रेंज होता है वो लिखते हैं। ठीक है, देखो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कब मेरा फंक्शन कांस्टेंट होगा। ठीक है, कब होगा, अगर कोई भी फंक्शन, इधर देखो बात नहीं करो, कोई भी फंक्शन अगर आर से आर डिफाइंड है। ठीक है, कोई फंक्शन अगर डिफाइंड है बाई, कैसे डिफाइंड है, f(x) क्या हुआ जी, f(x) अगर c है। ठीक है, अगर f(x) अगर c है, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन कब होता है, जब कोई एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, आर से आर डिफाइन किया गया है। ठीक है, जो डिफाइन किया है इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर ये c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कोई कांस्टेंट है, क्या है, कोई कांस्टेंट है। जिसका मीनिंग क्या हो रहा है कि x की आप कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो, क्या हो रहा है, x की आप कोई भी वैल्यू ले रहे हो, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होने वाला है, c आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। यानी जैसे एग्जांपल, जैसे अगर f(x) अगर मान लो कोई एक फंक्शन ऐसे आ रहा है। ठीक है, f(x) 5, तो ये जो है फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r के लिए डिफाइंड है। यानी x की अगर कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो, x की कोई भी वैल्यू ले रहे हो, f(x) की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है। x की आप कोई भी वैल्यू रियल अगर वैल्यू ले लो, f(x) की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 5 ही मिलने वाली है। तो ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन हो गया।
एग्जाम्पल वहीं तो एफ एक्स इक्वल टू 5। कोई अलग यहाँ देखो क्या हो रहा है, अगर कोई भी फंक्शन ऐसा मिल रहा है, ठीक है, कोई एक ऐसा फंक्शन मिल रहा है कि जो वैल्यू आप ले रहे हो, इनपुट में जो वैल्यू ले रहे हो वही आउटपुट में मिल रहा है, तो वो फंक्शन क्या कहलाने वाला है? आइडेंटिटी फंक्शन कहलाने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल यही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी इसका मीनिंग यही हुआ, एफ एक्स इक्वल टू आप एक्स रख रहे हो तो ये क्या मिल रहा है? एक्स मिल रहा है, उसके करॉस्पॉन्डिंग। इस पर सवाल अभी नहीं बनेगा, बता रहे हैं ना। कांस्टेंट वाला नहीं समझ आ रहा है, कांस्टेंट वाला क्या नहीं समझ आ रहा है? ये देखो इसका मीनिंग क्या आ रहा है, हमने जो ये फंक्शन डिफाइन किया है, कहाँ से डिफाइन किया? आर से आर, मान लो कोई हमने फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो कैसा दिख रहा है? एफ एक्स इक्वल टू सी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स की आप कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो, कहाँ से? डोमेन से। इसका जो डोमेन डिफाइंड हुआ है इस फंक्शन का, उसके लिए अगर कोई भी अगर उसका पॉइंट ले रहे हो उस डोमेन का, तो उसके लिए जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? सी आ रही है। सी आ रही है यानी कांस्टेंट आ रही है। तो यानी एक्स की आप कोई भी वैल्यू आप ले लो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ये कैसे होगा? इसके अगर कांस्टेंट फंक्शन है, देखो इसका एक्स की आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, यहाँ देखो एक्स की वैल्यू आप ले लो, यहाँ इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वाई मिल रहा है यहाँ मिलेगा, यहाँ अगर एक्स है इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर वाई ले रहे हो यहाँ मिल रहा है, वो वाई की वैल्यू क्या है? फिक्स है, इसी लाइन पर आ रहा है, तो इस लाइन पर आ रहा है तो ये फिक्स है हुआ ना इसकी वैल्यू, यानी यही वाला जो ये है एक प्रकार से वाई इक्वल टू क्या है? ये 5 का इक्वेशन है ना, यानी ये एफ एक्स इक्वल टू आप जो लिखते हो एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये वही आ रहा है ना। तो ये एक प्रकार का क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि आप जो भी कुछ भी आप डोमेन उसका रखो, हमेशा उसका रेंज क्या आ रहा है? 5 ही आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आप डोमेन कुछ भी रखो उसका रेंज एक ही मिलने वाला है, एक कोई कांस्टेंट नंबर। जैसे अगर कोई कांस्टेंट अगर एफ एक्स इक्वल टू 5 अगर डिफाइन किया गया है, यानी एक्स की कोई भी वैल्यू आप रख दो, इसका डोमेन क्या मिलने वाला है? 5 ही मिलने वाला है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? हाँ 1 वो तो अलग बात है ना, वो टाइप ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का अलग टाइप है। ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे फंक्शन होते हैं ना। अभी सिग्नम फंक्शन कल बता रहे थे, तो वो अलग टाइप के जो फंक्शन उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कांस्टेंट फंक्शन का अगर डोमेन पूछा जाए तो क्या होने वाला है? कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन आर होने वाला है, और रेंज क्या होने वाला है? सी, यानी कोई कांस्टेंट होने वाला है, एक ही रेंज मिलने वाला है। कांस्टेंट फंक्शन का रेंज क्या मिलने वाला है? एक ही वैल्यू मिलने वाला है, यानी कोई भी कांस्टेंट मिलने वाला है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन अगर हमने एक डिफाइन किया, क्या? एफ आर से एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ जो हमने लिखा है ये आर प्लस लिख दिया है, लिखा है ना, ऐसे आर प्लस भी आने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू ही इसका आने वाला है ऐसे। ठीक है, आर प्लस और साथ में क्या है? जीरो भी आने वाला है ना इसमें, यानी ऐसे भी लिख सकते हो, यानी साथ में क्या आने वाला है? जीरो भी आने वाला है। बेसिकली जो ये मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड होता है, इसका दो मीनिंग होता है, या एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स हमने लिखा, इस या तो इसको आप क्या लिखते हो, इसको एक और कुछ लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है?
यहाँ एक लिखा जाता है x, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक वैल्यू क्या लिखा जाता है -x, जब x की वैल्यू लेस देन 0। यानी या ये फंक्शन लिखा हुआ है और या ये लिखा हुआ है, दोनों क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी अगर मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो y की वैल्यू जो हमें मिलने वाली है वो हमेशा क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस मतलब देखो x की कोई भी वैल्यू आप ले लो, -1 भी अगर आप लोगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, पॉजिटिव वैल्यू, है कि नहीं। अगर देखो अगर x की वैल्यू अगर आप निगेटिव ले रहे हो, ठीक है, x की वैल्यू -1 ले रहे हो, तो x की वैल्यू -1 ले हो तो डायरेक्ट रिजल्ट आप कहोगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन कैसे आ रहा है 1, आप इस पर सोचो। अगर x की वैल्यू हमने अगर -1 लिया है तो कौन सा फंक्शन डिफाइन करेगा, ये वाला। x की वैल्यू लेस देन 1, अगर 1 लिया, -1 लिया है, कौन किस में आएगा, इस वाले में आएगा, x की वैल्यू लेस देन वाले में। तो जैसे ही इस वाले में आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आप लिखोगे। जब x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ क्या लिखना होगा, माइनस और साथ में क्या, माइनस, दोनों बनकर क्या हुआ, 1 हुआ कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि या तो पॉजिटिव वैल्यू लो या नेगेटिव वैल्यू लो, मॉडुलस हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, बात समझ आई। तो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, इसका डोमेन क्या होने वाला है और इसका रेंज, इसका तो r हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो लिख 0 और साथ में 0 भी हो जाएगा। सिग्नम फंक्शन बता रहे हैं, ठीक है। ये टाइप ऑफ फंक्शन ही है एक प्रकार से, हर फंक्शन का अपना डोमेन और रेंज होता है। हाँ, अभी कहाँ पूरा हुआ था अभी। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, कोई भी फंक्शन अगर इस तरह डिफाइंड हुआ, अगर f(x) इक्वल टू क्या, mod x अपॉन में x, ठीक है। अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 के लिए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर इस टाइप का अगर फंक्शन है तो ये मेरा फंक्शन क्या कहलाता है, सिग्नम फंक्शन कहलाता है। या इसी फंक्शन को हम और क्या लिख सकते हैं, इसी फंक्शन को हम और क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को अगर कुछ और इस टाइप का लिखा हुआ है, f(x) इक्वल टू क्या होने वाला है, एक -1, एक 1 और एक 0 होने वाला है। -1 कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0 के लिए क्या दे रहा है, 0 हो रहा है। तो ये फंक्शन मेरा जब हो रहा है, कौन सा फंक्शन हो रहा है, सिग्नम फंक्शन हो रहा है। देखो ऐसा कैसे, इस वाले से ये रिजल्ट निकल कर आया है, क्यों आया ये पता चल रहा है। इसकी जगह पर हमने ये लिखा है, ऐसा क्यों लिखा गया ये पता चल रहा है कि नहीं, पता चल रहा है कि नहीं, इसको ऐसा क्यों लिखा गया है, नहीं पता चल रहा है। अभी तो मॉडुलस बता रहे थे, तो समझ गए। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ जो फंक्शन है हमने क्या लिया है, यहाँ मोड लगा हुआ है, mod x लिखा हुआ है ना। तो यहाँ दो केस बनने वाला है, x की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें एक बार x की वैल्यू लेस देन 0 आएगा और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं। जब x की वैल्यू आप लेस देन 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, -x, mod x की जगह पर क्या लिखोगे, -x, तो -x अपॉन x क्या हो जाएगा, -1। उसी चीज़ को हमने लिखा है -1। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी mod x क्या निकल कर आएगा, x अपॉन x क्या हुआ, 1 हुआ। और ये वाला तो x इक्वल टू 0 पर हमने ये फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। यानी इस मॉडुलस फंक्शन का अगर डोमेन अब पूछा जाए तो डोमेन क्या होने वाला है, डोमेन R, और रेंज क्या होने वाला है, रेंज बताओ क्या होने वाला है, -1, -1, 0 और 1 यही होने वाला है, ठीक है। इस फंक्शन का क्या होने वाला है, डोमेन R, और रेंज क्या हो रहा है, -1, 0, 1। अब इस फंक्शन का आप देखो क्या होता है, ग्राफ कैसे होता है इस फंक्शन का। इस फंक्शन का अगर आप देखो उस बेसिस पर सोचना है, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 है तो 0 आ रहा है,
लेकिन जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर रहे हो तो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 1 दे रहा है ना, यानी ऐसे चलेगा ये, ठीक है। x इक्वल टू 0 भी यहाँ ऐसे बना दो, यानी यहाँ पर डिफाइंड नहीं है x इक्वल टू 0 पर, ये यहाँ पर डिफाइंड हो रहा है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। और जब x की वैल्यू लेस देन है तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन जो है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हुआ है कि नहीं। देखो x इक्वल टू 0 पर ये 0 यहाँ है, ठीक है, और जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किए हो आप तो ये फंक्शन कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यानी यहाँ पर ये आपको डिफाइंड नहीं है इस पॉइंट के लिए, इसलिए यहाँ पर हमने गोला बनाया गया, रिक्त बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ऐसे पॉइंट वाला है पॉइंट, यानी यहाँ जो फंक्शन 0 पर जो डिफाइंड हो रहा है यहाँ पर डिफाइंड हो रहा है, यहाँ पर डिफाइंड नहीं हो रहा है, जस्ट उससे ग्रेटर देन जब लेंगे तो वो फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड हो रहा है। और ये जो डिफाइंड हो रहा है ये इसका क्या है, x इक्वल, ये क्या है, y इक्वल टू 1 के लिए है। यानी यहाँ पर जो आप ले रहे हो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है ना। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, यानी ये जो ग्राफ है क्या है, y इक्वल टू 1 को बता रहा है ना, है कि नहीं। और ये y इक्वल टू -1 को बता रहा है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे तो हमेशा y की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। देखो ना कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है कि नहीं, ये हुआ ना, ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा अगर उस टाइप से लिखेंगे तो, कि अगर x की वैल्यू लेस देन अगर 1 रख रहे हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू -1, और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो f(x) की वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जिसका 2.5 या 2.7 लेंगे तो उसका वैल्यू 2 लेना, क्या चीज़, अरे टाइम है, तुम लोग फिर बाद में फिर कट करना पड़ जाएगा ना, सिलेबस ज़्यादा है, समय कम है। अगर कोई भी फंक्शन अगर एफ आर से मान लो आर डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड बाय एफ एक्स अगर इस टाइप का फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो क्या बताता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। देखो इस तरह लिखा गया, अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप से लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। जो हमारी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर x का निकाल रहे हैं तो वो x की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी उससे हमेशा क्या होने वाली है, लेस देन होने वाली है। जैसे एग्जांपल में देखो क्या होने वाला है, अगर x इक्वल टू अगर 1.2 अगर हम ले रहे हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होने वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है इससे क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए या उससे इक्वल हो। 1.2 है, इसके पास में कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 1 ही है, यानी ये 1 हुआ। अगर आपके पास अगर 1.9 भी अगर दिया हुआ है तो ये भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है, ठीक है। यानी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आप 1 ही रखोगे। जैसे ही अगर मान लो कोई इंटीजर दे दे, अगर 2 दे दे, ये इंटीजर हो गया, यानी इसकी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटीजर ही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर इक्वल टू भी लिखा हुआ है x, लेस देन या इक्वल टू x, यानी जब x की वैल्यू जब इंटीजर होगा तो जो होगा उसी की वैल्यू निकल कर डायरेक्ट आएगी, ठीक है। और एक क्या होता है, अगर माइनस साइन के साथ अगर लिखा हुआ है, जैसे -1.2 अगर लिखा हुआ है, ठीक है, -1.2 लिखा हुआ है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होने वाली है, -2 होने वाली। एक इससे ज़्यादा आप कर दो, ठीक है, इससे ज़्यादा कर रहे हो लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू लेस देन ही है इससे, है कि नहीं, -2 इससे लेस देन ही है,
अब आप देखो इसी तरह अगर कुछ भी आप रख लो, अगर इसी की वैल्यू अगर मान लो -2 हमने ले लिया, कोई इंटीजर ले लिया, तो ये क्या रिजल्ट निकल कर आएगा इसका? -2 का -3 आएगा, -2 ही होगा। ठीक है, जब इंटीजर अगर रहे तो जो है वही निकल कर आएगा। ठीक है, -2। जस्ट एस अगर इससे छोटा है, ग्रेटर देन अगर रहे तो उसकी वैल्यू इस टाइप से आएगा। ठीक है, अगर मान लो अगर -3 पॉइंट अगर ऐसे दे दे 3.56 अगर दिया हुआ, जिसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 4 नहीं, माइनस लगा हुआ है ना, माइनस साथ, हाँ -4। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है? ब्रेक होगा। कैसे बताओ? जब x की वैल्यू आप 0 से 1 ले रहे हो तो वह कहाँ से कहाँ जा रहा है? ऐसे जा रहा है। और मान लो जैसे ही 1 पर गए, इसकी वैल्यू कहाँ जाएगा? 1, यानी ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यानी फिर जैसे ही अगर 2 पर जाओगे तो उसी वैल्यू कहाँ जाएगा? 3 पर जाएगा एग्जैक्ट, फिर ऐसे जाएगा। बात समझ आ रही है? ग्राफ समझने जो ग्राफ जो देखो क्या है, अभी हमने बताया है ना, आप इस पर सोचो, ये ग्राफ समझ आया कि नहीं सबको? देखो क्या हो रहा है, x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में अगर आप ले रहे हो, x की वैल्यू 0 से, x की वैल्यू यहाँ मान लो ये क्या है? ये 1 है आपका, और ये क्या है? 2 है, और ये 3 है। जब x की वैल्यू 0 से 1 ले रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इंटीजर की वैल्यू क्या आ रही है? 0 ही आ रही है। तो यहाँ क्या पॉइंट शो कर रहा है? 0 ही वैल्यू पुट कर रहा है ना, 0 वैल्यू दिखा रहा है ना इस लाइन पर। y की वैल्यू क्या रहा है? 0 ही आ रहा है। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगा? 0। तो ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया 0 पर। जैसे ही अगर 1 पर, जैसे ही अगर ये पॉइंट आ रहा है, जैसे ही 1 अगर आप लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो यहाँ 1 की तरफ चला गया है, ये है कि नहीं? 1, यानी ये क्या है? यहाँ 1 है ये, और इससे करस्पॉन्डिंग आप देखो तो ये 2 है कि नहीं? यानी अगर जैसे ही 1 से 2 में अगर जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? 1 ही मिलने वाली है। 1 से ग्रेटर देन और लेस देन 2 आप रखोगे अगर, तो उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ रही है? 1 ही आएगी। लेकिन जैसे ही अगर 2 पर आप देखो, 2 पर क्या हो रहा है? यहाँ नहीं आने वाला है, यहाँ आने वाला है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने यहाँ ऐसे दिखाया है, यानी इसी तरह ऐसे इसमें भी आएगा, इस साइड में भी रहेगा। ठीक है, बात ये समझ आ गई? ग्रेटेस्ट इंटीजर ना, अच्छा ये बताओ इसका डोमेन और रेंज क्या होने वाला है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होने वाला है? डोमेन और रेंज बताओ जल्दी। डोमेन इस फंक्शन, ये फंक्शन देखो कहाँ कहाँ डिफाइंड हो रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड हो रहा है? ऑल रियल नंबर, और उसके बाद इसका रेंज सिर्फ होगा, ये रेंज सिर्फ होगा मतलब इंटीजर्स होगा, हाँ सारे इंटीजर नंबर आने वाले हैं। इसके रेंज में कौन सा आने वाला है? सारे इंटीजर नंबर ही आने वाला है ना, रियल नंबर तो आएगा नहीं। जो भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकाल लो वो क्या एक इंटीजर वैल्यू ही दे रहा है ना, तो सारे इंटीजर वैल्यू आने वाले हैं उसके रेंज में। अगर रेंज अगर लिखना होगा इसका तो क्या लिखोगे? जेड इंटीजर हो जाएगा, और डोमेन क्या है इसका? डोमेन इक्वल टू आर हो जा रहा है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? फ्रैक्शनल फंक्शन होता है ना, छोड़ दें क्या? एक और पढ़ लो। क्या बाकी है? लिस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन।
फंक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन वो बचा हुआ है, फिर लॉगरिथम बचा हुआ है, एक्सपोनेंशियल बचा हुआ है। उसके बाद जो सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनका अपना एक डोमेन और रेंज होता है। वो आप लोग को याद है कि नहीं? बताना पड़ेगा उसको भी। ईजी है, बस लिखवा देंगे उसको। और जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपको ग्राफ